दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानी यूनिट 7 जो यूजीसी के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, उसमें बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। आज हम उसे पढ़ेंगे। कहानी का नाम है दुलाई वाली। 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बंग महिला, इनका जन्म 1882 ईस्वी में हुआ। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। ये याद रखना है। ये एक प्रश्न पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है एनटीए के द्वारा, एक कहानी का पत्रिका। अब की बार 2024 के अंदर भी यह प्रश्न पूछा गया है, कानों में कंगना कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसलिए आप याद इसे अच्छे से रखें कि दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में होता है और सरस्वती पत्रिका में होता है। इसके बाद राजेंद्र बाला घोष है बंग महिला का पूरा नाम। राजेंद्र बाला घोष है। इनके द्वारा जो लिखी कहानियां हैं वो कुंभ में बहू 1906 में लिखी गई, भाई बहन 1908 में, दालिया 1909 में, और एक और कहानी है हृदय परीक्षा। इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अब हम कहानी पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन कहानी को पढ़ेंगे। 3 भागों में कहानी है, 1 2 3 करके ऐसे कहानी लिखी गई है। तो शुरू करते हैं कहानी। काशी जी के दशामेश घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया से लपेटी हुई भीगी धोती, दूसरे में सुर्ती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे मकान से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह बहुत ही वासोपयोगी थी। वासोपयोगी यानी रहने लायक थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या हुआ कि वहां एक कोठरी में गया, एक व्यक्ति के बारे में पूरा विश्लेषण है जो दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने गया था। ये याद रखना है, काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर वह स्नान करने गया। फिर वह गोदोलिया की बाईं तरफ एक गली है, वहां से वो एक मकान के ऊपर, कोठरी के ऊपर चढ़ता है और सीता सीता करके पुकारने लगता है। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। क्या कहा उसने कि सीता जा जरा अपनी। अच्छा कहकर सीता चली गई। कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। अब यह व्यक्ति कहीं जाने की बात कर रहा है। सीता एक छोटी लड़की है, उसकी बहन है ये, जो नवीना स्त्री यानी नई दुल्हन के रूप में घर में है। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही तो था, सवेरे भैया से कह देते। अगर जाना ही था तो तुमने सवेरे कह देना चाहिए था। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत में जाना नहीं हो सकता। अब इसे ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जो ये लड़की है ये अपने मायके में है और यहाँ से इसको विदा होना है। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर, ये पात्र जो कहानी में है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है। क्या कहता है कि बात क्या है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आरे से अपनी नई बहू को भी ला रहे हैं। नवल किशोर आ रहे हैं कलकत्ते से, आरे से अपनी बहू को साथ लेके आ रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से ही साथ इलाहाबाद चलेंगे।
उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब क्या ही करना है। क्या कह रहा है वो कि कहाँ से जाना है? कलकत्ते से जो उसका दोस्त आ रहा है, उसका मित्र आ रहा है नवल किशोर, और सब मिलेंगे कहाँ पे? मुगल सराय में मिलेंगे और वहाँ से इकट्ठे चलेंगे इलाहाबाद के लिए। ये सब नोट्स तैयार कर लेना आपने। इसके बाद वो कहता है कि कपड़ा वपड़ा तो कुछ हो बांध बूंद कर, कपड़ा वपड़ा जो तुम्हारा है, जो बांध बूंद कर बांधना है, जो भी घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। अब वो मायके में है और ये व्यक्ति कह रहा है कि कल की बजाय आज ही चलते हैं। कितना मुश्किल काम है कि कल की बजाय आज चलना, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल है। इसीलिए वो कहती है पहले कि तुमने कोई लड़की विदा कराई हो तो पता चले। चलिए आगे चलते हैं कि हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। अब यहाँ देखिए वो कह रही है कि अब तुम्हारा दोस्त जो नवल किशोर आ रहा है, अब वो जो तुम्हारे से चाहता है वही करा लेता है। क्या एक गाड़ी में नहीं जाओगे तो कुछ दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? तुम्हें उसके साथ ही जाना क्या जरूरी है? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं। आगे चलते हैं। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से और किस से? हंसी ठट्टा राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौके में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी, कितने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ऐ बुआ देख तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म की मर सी गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वह बोली खाने दो, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। अब इस पैरे में क्या बोल रहा है वो कि अ, उसका पति पूछ रहा है कि तुम्हें उससे क्यों बुरा लगा, तुम्हारी नाकों में क्यों दम आ जाएगा अगर वो आ जाएगा। तो वो कह रही है कि अरे एक बार वो मजाक मजाक में उसने ऐसे बोला कि कितनी सारी पूड़ियाँ खा रही हो, और मुझे तो बहुत शर्म आई। चलिए आगे पढ़ते हैं। बस इसी से उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं है, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर वंशीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुला कर तैयार हो लो। कैसी बात कह रहा है, रो रुला कर तैयार हो लो, बस रोना ही होता है लड़कियों को। अच्छा यहाँ पे इसका नाम है वंशीधर, ये ध्यान रखना। नाम आए हैं, दोस्त का नाम है, 3 नाम आए हैं। पहली सीता जो नवविवाहिता की बहन है, दूसरा नवल किशोर जो वंशीधर का मित्र है, और तीसरा वंशीधर और नवल किशोर आपस में मित्र हैं, और जो सीता है वो की बहन है वो वंशीधर की पत्नी है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अब उसने क्या कहा कि रो रुलाकर तैयार हो लो। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। अब जो वंशीधर है उसकी पत्नी का नाम भी आ गया यहाँ पे। पत्नी का नाम है जानकी देई। क्या नाम है? जानकी देई। 4 पात्र हो गए हैं कुल मिलाकर। अब आगे चलते हैं। इसका दूसरा जो पहरा है उसमें क्या कहता है। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं। नवल किशोर इनके दूर के मामे के नाते में ममेरे भाई हैं, पर दोनों के नाते से मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं। यहाँ पे सभी पात्रों के आपस के रिलेशंस को उसने बता दिया है। अब आगे कहानी। उसी दिन वंशीधर का जाना स्थिर हो गया। अब नवल किशोर आ रहा है तो उसी दिन जाना है। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की को विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आ गया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं थी कि 2-2 4-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से
काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं रहती, वह हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे हैं। मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। अब इनको सवारी का इंतज़ाम करना है, लेकिन घर में ये मायके के यानी जानकी देई के मायके की बात बता रहा है कि वहाँ पे कोई करने धरने वाला नहीं है, इसीलिए। तो वंशीधर बोले नहीं नहीं नहीं, इनके साले जी कह रहे हैं कि मैं सवारी खुद ले आता हूँ, पर वंशीधर बोले कि नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। उसने कहा तुम तो बीमार पड़े रहते हो, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। तो जाते जाते वंशीधर विचारने लगे कि सवारी तो भले घर की स्त्रियां के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो उतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पर आए पुरुषों के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं पालकी गाड़ी ही कर लूं, उसमें सब तरह का आराम रहता है। सोचा कि पालकी गाड़ी कर लूं, ठीक से बैठ के जाएंगे। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये का किराया मांगा, तब वंशीधर ने मन में कहा चलो इक्का ही सही। आदमी हमेशा सोचता है कि सस्ते में काम चल जाए, पहुंचने से काम है। अब वो जो सभ्यता की बातें करता है वो फिर पैसे को देखकर नीचे हो जाती हैं। कुछ नवल किशोर तो यहाँ साथ है ही नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। वंशीधर इक्का ले आए और कुछ असबाब था, कुछ सामान था, इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जानकी देवी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। अब कितनी देर रोएगी वो भी अब अपनी आंखें वो पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी। और अरे एक बात तो हम भूल ही गई, कहता पछता सा उठी। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी से पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज़ भूल गए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा, सही रहेगा तो देश में ही। अच्छा, ये अपने दोस्त को इतना सीरियस लेते हैं कि सोच रहे हैं कि कपड़े भी उसके हिसाब से ही पहने जाएं। जानकी जरा वही टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती ही है, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 2 दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर 2 दर्जे ही का टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के वाले की सवारी देखकर उसने ऐसा कहा था। यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़े। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। कहाँ पहुंच गए अब? मुगल सराय। राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पर पुल लांग कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। गाड़ी आ गई। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गई, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? अब पूछना ही था भाई, जब कहा था कि नवल अपनी बहू को लेके आ रहा है, सोचा होगा उसने कि मैं उसके मिल लूंगी, बैठ जाऊंगी उसके पास। पूछा कि नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डोडे का था, पर डोडे दर्जे पर कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसीलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10 की 12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कुछ स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। कहाँ पहुंच गई गाड़ी अब? मिर्जापुर। कौन से स्टेशन पे पहुंची? मिर्जापुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंच गई। अब यहाँ से जब मिर्जापुर स्टेशन पे पहुंच गए हैं, अब यहाँ से तीसरा भाग शुरू होता है। मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। खाने की भूख लगी, अब उनको कुछ सूझा। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देर है, चलने के झंझट में अच्छी तरह की पूजा किए बिना वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप छठ प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोमचे
वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई, पहले खा चुके, फिर सोचा वो बेचारी भूखी बैठी होगी, सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेके लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। अच्छा जी, वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे, अब कौन उठकर यहाँ से जाए। वंशीधर अपने कमरे में बैठा तो दो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया। जो लोग थे सब तीसरे ही दर्जे के योग्य ही जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई वंशीधर थे अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर इसके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ कचाकर थोड़ा सा मुंह खोलकर जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह, अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। वो स्त्री जो गठरी बनी बैठी थी वो अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में तीन चार प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनी तो नहीं आइलेन हो, देखो रोवन कर थई न। दूसरी बोली, अरे दूसरी गाड़ी में बैठा हो ये, यानी वो सोचे कि अकेली आई है, इसके साथ इसका आदमी नहीं है क्या। तो दूसरी कहती है कि दूसरी गाड़ी में बैठा होगा। फिर आगे बातें करती हुई पहली कहती है, दूर हो रही, ये जनानी गाड़ी थोड़ी है। दूसरी, तब हो भलो तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरऊ बेटा, मिर्जेपुरा चढ़ी हो ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछ लाना, हम कहाँ उतरबू हो, आई इलाहाबाद से। अब वो उससे जांच पड़ताल कर रही हैं कि रो रही हो, कहाँ से हो, किसके साथ आई हो, इलाहाबाद से आई हो, बनारस से आई हो, सब बातें वो पूछ रही हैं। अब दूसरी बोली, इलाहाबाद से कौन गाँव ही गुइया, किस गांव से आई हो। पहली बोली, अरे नहीं जनल, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहा ले जाला, प्रयाग में जा रही होगी नहाने के लिए। अपनी अपनी सारी सोच कर रही है पर वो नहीं बोल रही। दूसरी बोली, भला प्रयाग जी काहे ना जानित, ले कहे के नाही तोहरे पंच के धर्म में चार दाई नाही चुकी हई, ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तो तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली आवे जाए के तो अब अवते जात बटले बाटेन, फोन यह साइत तो बिचारे विपत में ना पड़ेन बाटेन। हे हम पंचा हई राजघाट टिकस कटौली, मोंगल के सराय उतरेली, होदे पुनः चढ़ली। अब वो कहती है बेचारी को कोई आफत ना पड़ जाए, देखो हम तो उतर जाएंगे आगे, हमने तो टिकट कटा रखा है अपना। फिर दूसरी कहती है, ऐसे एकदम दाई हम आवत रहे, एक मिली औरों के मोरे संगे रही, दकोने तिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से की जुरतई गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ फाड़ के नरिया, ये साहब गड़िया खड़ी कर, ये साहब गड़ियाई तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहीनाती काहे की खड़ी हो जाए। अब वो दूसरी कहने लगी कि बीस का तो पति इसके साथ नहीं है। उसको कहते गाड़ी रोक लो, गाड़ी रोक लो। फिर गाड़ी काहे रुकनी थी। पहली, ओ मेहरवा बड़ी उजबक रहल, भला केनों के चिल्लाए से रेलियो कहूँ खड़ी होला। पहली उसको कहती है कि किसी के चिल्लाने से गाड़ी कभी रुकती है क्या। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितनी पुरुष स्त्री थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट कर देती। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बायना दाही, हे सहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ते मसूलिया ले, अरे इहों तो नाही कि दूर से आवत रहे लेन, फरागत के बदे उतर लेन। चौथी बोली, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना कि हाँ गुइया। तीसरी बोली, हम देखे रह ली जो हो, मजे के टोपी दिहले रहेन को। अपने अपने तजुर्बे बता रही हैं, अपना अपना अंदाजा लगा रही है। कोई कह रही हमने तो इनके आदमी को नहीं देखा, कोई कह रही अरे वो टोपी वाला आदमी था। ऐसी बातें करते करते वो चलती जा रही हैं। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। जब तक इसके साथ वाले व्यक्ति आएंगे इसको लेने के लिए, मैं भी स्टेशन पर रुक जाऊंगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं ही नहीं इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बड़ी दरिया दिली वंशीधर दिखा रहा है कि वो जो डरी हुई है उसका डर ना लगे।
वंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाक्यधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, नहीं भैया, हम पंच काहि के केहू से कुछ कही, अरे एक के एक करत ना बाई तो दुनिया चलत कैसे बाई, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए, कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला। एक मुद्दा ही हो गया पूरी रेलगाड़ी के अंदर। पिछले सीट में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छींट की दुलाई उड़े बैठी थी, कुछ नहीं बोली। एक फ्रांसीसी छींट की दुलाई उड़े बैठी एक औरत थी, वो नहीं बोली। बाकी सब पूछ रहे हैं किसकी औरत है, कहाँ है, वो रो रही है बेचारी, लेकिन एक दुलाई वाली जो औरत बैठी थी वो कुछ नहीं कह रही थी। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर वंशीधर की ओर ताक देती और सामने हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती। वंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है, आचरण इसका अच्छा नहीं है कि बार बार मुझे देखे जा रही है एक आंख निकाल निकाल के, और कैसी औरत है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिला रहे थे। अब ये स्त्री जो रो रही थी ये है कौन, ये आगे आपको पता चलेगा। और वो दुलाई वाली कौन है जो ऐसे चुपचाप बैठी थी। वंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर ना आई तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और उससे भी आगे ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर से मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे उनका ये नहीं चाहत रहा कि मेहरारू की तो बैठा दिहलेन और अपवा तउन टिकस दे चल दिहलेन। किसी किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को वंशीधर इसके जेवर छीन कर रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। अच्छा, ये सोच रहे हैं कि ये तो चोर है, अब इसको सहारा देने के चक्कर में ये इसके जो गहने हैं वो उठा के ले जाएगा, इसको लूट लेगा। उसकी बात एक वंशीधर क्रोध में लाल हो गए। उसकी बात पर वंशीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो वंशीधर से बदला लिए ना रहता। अच्छा भाई, इसके 4 हैं, मुझे लगा 3 है, इसके 4 भाग हैं। अब चौथा भाग इसका शुरू होता है। वंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को वहीं उतरना था। उन्होंने कहा उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने गए, पर वह बोली, अरे जाने भी तो किस बखेड़े में पड़े हो। पर वंशीधर न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। वंशीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाले के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया। अब तो वंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है, उसके पास टिकट नहीं है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे यह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगा। कहीं पता नहीं। वंशीधर घबरा गई। तीनों औरतें, बुढ़िया तो पहले ही भाग चुकी थी, और वो दोनों, उसकी पत्नी और वो जो महिला घूंघट वाली थी वो भी, जो रो रही थी जार जार, वो भी उसको नहीं दिखी। आज कैसी बुरी साइद है। साइद में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। वो जो ऊपर उसको एक आंख से देख रही थी, वो दुलाई वाली उसको दिखाई दी अपने सामने आते हुए। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठा। अब कौन थी दुलाई वाली? वो नवल किशोर, उसका मित्र। ये प्रश्न इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहानी का जो शीर्षक है वो दुलाई वाली है, और दुलाई में नवल किशोर ही स्त्री बना बैठा था। चुप कर। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया, कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे लोग गई कहाँ हैं? और वो जो रो रही थी वो किसकी पत्नी थी? वो नवल किशोर की पत्नी थी। अब साफ हो गया मामला। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, ये तो कहो, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला रहा हूँ। हाँ, ये जब उसने वो जब 2 लोग पीछे बताया कहानी में कि 2 लोग एक्स्ट्रा जो बढ़ गए थे उसमें दिखाई दे रहे थे, ये वहीं मुगल सराय से उसके साथ चला, बैठ गया वहीं से ही। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं डोडे दर्जे में ऊपर बेंच पर लेटकर तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे, यानी जब वो पूड़ियाँ खा रहे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख लें। करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो, यानी ये जो हंसी मजाक हुआ उसको अब माफ़ करो। जो हो गया सो हो गया, अब आगे चलो। यह सुन वंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। वंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत ही तंग हुई। यानी उसकी पत्नी जो रो रही थी अपने पति को ना पाकर, उसे तो तुमने नाहक रुलाया और वह बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे, में ना थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। हाँ, अब वंशीधर कह रहा है कि अगर मैं बता देता स्टेशन मास्टर को कि ऐसे कोई छोड़ के चला गया तो बखेड़ा खड़ा हो जाता। अरे तो क्या, मैं मर थोड़ी ही गया था, 4 हाथ की दुलाई की भी साथ ही कितनी, यानी मैं उस दुलाई में ही तो बैठा था।
आ जाता। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए, देखा तो दोनों मित्र बधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जो उसकी दोनों बहुएं थी दोनों की, वो खूब हंस रही थी। जान के कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लिए राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। एक बंग महिला कह रही है कि चलो मैंने भी उनकी कहानी लिख दी। राम राम। अब इस कहानी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं, आप भी उत्तर देना। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये कहानियाँ हैं, ये दुलाई वाली कहानी का अगर आपको पता है तो आप एक दो कहानी और पता है तो ये अच्छे से आप कर पाएंगे। तो चलो देख लेते हैं। इसमें 11 वर्ष का समय है, बताइए किसका है। ये है रामचंद्र शुक्ल। दुलाई वाली बंग महिला, ग्राम है जयशंकर प्रसाद की। रानी केतकी की कहानी ये है इंशा अल्लाह खान। तो इसी हिसाब से हमारा क्या बन जाता है, इस हिसाब से हमारा बनेगा 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 4 1 में ही दिया हुआ है, तो यहीं से हमारा क्वेश्चन हल हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। क्या है इसका प्रकाशन वर्ष। सन 1907, 1905, 1904 या 1911। क्या आंसर इसका होगा बताइए। इसका आंसर होगा 1907। सन 1907 ही हमने देखा भी था, देख लो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था। दुलाई वाली 1907 और बंग महिला का जन्म है 1882। इनके जन्म काल के हिसाब से क्रम लगाना भी आता है, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, ये है इनके पात्रों से रिलेटेड, जो इसमें पात्र आए हैं। वैसे तो इसमें नवल किशोर, देखो मैंने कहा था कि ये महत्वपूर्ण पात्र है, नवल किशोर इसमें आया हुआ है दुलाई वाली में। और इसके साथ हम बाकी भी देख लेते हैं कि कौन कौन से किस किस के हैं। नवल किशोर है दुलाई वाली, ठीक है। वैसे तो ये हम यहाँ से बाकी दूसरे फिर देखेंगे। और इसमें जो ये है विशंभर है, ये विशंभर है जो ये आहुति से है। और तरन है जो ये माया दर्पण से है। रणजीत जो है ये मिसपाल से है। नवल किशोर दुलाई वाली से। ये ऐसे इनका रहेगा क्रम। तो ये 1 का 3, 2 4 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये 3 4 1 2, ये इसका आंसर रहेगा डी। तो चलिए आज की हमारी ये कहानी, ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं और अगली बार नई कहानी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।